आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कब और किस तरह से मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल की प्रैक्टिस को परफॉर्म किया जाता है। तो मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए परफॉर्म करती है ताकि वो अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करे, रिड्यूस करे उनको और अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज किए जा सकें। मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल को बजटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है अल्फा कंपनी। अब मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए अल्फा कंपनी ने क्या करना है कि अपनी कॉस्ट को, मार्केटिंग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मार्केटिंग कॉस्ट में अल्फा कंपनी की ये 3 तरह की कॉस्ट है। एक सेलिंग, सेकंड वेयर हाउस और थर्ड एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है, ये तीनों मार्केटिंग की कॉस्ट में शामिल हैं। अब ये तो कंपनी ने आइडेंटिफाई कर ली कॉस्ट। अब कंपनी क्या करेगी कि इन कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। उसके लिए हम पूरा कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसेस पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर कॉस्ट कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा जानें तो कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए जिस तरह से परफॉर्म किया जाता था, कंट्रोल एंड एनालिसिस, इसी तरह से मार्केटिंग कॉस्ट के लिए भी सेम तरीकाकार यूज करके कंट्रोल को, मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल को परफॉर्म किया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस को रन किया जाएगा। जिसमें कॉस्ट कंट्रोल में जो सबसे पहला प्रोसेस होगा, जो सबसे पहला स्टेप होगा, वो होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल एक्सपेंसेस। नेचुरल एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया जाएगा। और कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? मार्केटिंग फंक्शंस के थ्रू इसको क्लासिफाई किया जाएगा नेचुरल एक्सपेंसेस को। अब अगर बात की जाए कि मार्केटिंग की फंक्शनल क्लासिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 तरह की मार्केटिंग की क्लासिफिकेशंस हैं। जिसमें सबसे पहली है वो है सेलिंग की कॉस्ट, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड जनरल अकाउंटिंग। ये 5 तरह की कॉस्ट को कहा जाता है कि ये क्लासिफिकेशन है मार्केटिंग कॉस्ट की। और क्लासिफिकेशन में भी कौन सी क्लासिफिकेशन है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन है मार्केटिंग कॉस्ट की। अब बेसिकली इन जो ये क्लासिफिकेशंस हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है। और इस ग्रुप को, जिसमें सेलिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों तरह की मार्केटिंग क्लासिफिकेशन, मार्केटिंग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आती है, इस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये ऑर्डर गेटिंग कॉस्ट है। और जो सेकेंड ग्रुप है जिसमें बाकी तरह की 4 कॉस्ट आती हैं, उसे हम कहेंगे कि ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट है। अब जैसे कि ऑर्डर गेटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो ये वो कॉस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में सेल ऑर्डर लेकर आती है। मतलब कि लेट सपोज कि अगर एडवर्टाइज किया जाए, सपोज कि टीवी पे एडवर्टाइज किया जाए, या जिस तरह डोर स्टेप सर्विसेज होती हैं कि लोग जाके घरों में एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस तरह से एडवर्टाइज किया जाए तो वो क्या करेगी कि ऑर्डर्स लेके आएगी कंपनी के पास। तो इस तरह की जो 2 एक्टिविटीज हैं जिसमें सेलिंग और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, ये 2 कॉस्ट हैं, सॉरी, इन 2 कॉस्ट को हम कहेंगे कि ऑर्डर गेटिंग कॉस्ट है। इन कॉस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ऑर्डर आते हैं। और नेक्स्ट जो है वेयर हाउसिंग, पैकेज एंड शिपिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन और जनरल अकाउंटिंग। इन चारों को हम ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट हम ऑर्डर्स ब्रिंग करने के लिए कंपनी में इनकर करते हैं, तो उनकी वजह से जो अब ऑर्डर आने हैं, उन ऑर्डर को फिल करने के लिए जो कॉस्ट लगेंगी, उन्हें हम कहेंगे कि ये ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट है। तो ये जो सेल ऑर्डर आए हैं, इनको फिल करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, उसे हम कहते हैं कि ये ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट है। जिसमें वेयर हाउस है, पैकेजिंग, शिपिंग है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पैकेजिंग एंड शिपिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग एंड शिपिंग उन्हीं सेल्स की या उन्हीं ऑर्डर्स की जाएगी जो ऑर्गेनाइजेशन के पास आए हैं, और उन्हीं को फिर डिलीवर किया जाएगा या उन्हीं को फिर शिप किया जाएगा। अब अगर इसकी मार्केटिंग कॉस्ट की इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर देखें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो कॉस्ट डायरेक्टली फंक्शन को ट्रेसेबल है, उसे हम कहेंगे कि ये जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और इसी तरह से जो कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है किसी फंक्शन को, उसे हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और उसको एलोकेट किया जाएगा इन क्लासिफिकेशंस को, ये जो हमने क्लासिफाई की हैं, इन क्लासिफिकेशन को हम उसको एलोकेट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट को, जिस तरह से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलोकेट करते थे।
जैसे कि लेट्स सपोज अब यहाँ पर वेयर हाउसिंग की बात की जाए या पैकेजिंग एंड शिपिंग की बात की जाए, तो हमें पता है कि वेयर हाउस में कितनी यूनिट्स पड़ी हुई हैं। तो इसको हम एलोकेट कर सकते हैं आराम से अपने मार्केटिंग के फंक्शन को, कि अगर मार्केटिंग पे इतनी यूनिट्स हैं तो उन पर वेयर हाउस की जो मार्केटिंग कॉस्ट है, वेयर हाउस भी एक मार्केटिंग कॉस्ट है, तो वेयर हाउस कितनी लगेगी, एक यूनिट पर कितनी आई होगी। इसी तरह से अगर पैकेजिंग एंड शिपिंग की बात की जाए, तो जैसे हमने पहले देखा था कि ऑर्डर्स का हमें पता है कि कितने यूनिट्स ऑर्डर किए हैं और उन यूनिट्स की बेसिस पर, उन ऑर्डर की बेसिस पर पैकिंग एंड शिपिंग कॉस्ट होती है। तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टली इस फंक्शन को ट्रेसेबल है। लेकिन अब अगर सेलिंग की बात की जाए, तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको हम नहीं इजीली क्लासिफाई कर सकते, डायरेक्टली फंक्शन को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना एडवर्टाइज, लेट सपोज कि अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक हैवी एक्सपेंस है, लेट सपोज कि 1 मिलियन रुपीस का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लग चुका है। अब हमें नहीं पता कि ये कितना लगा है एक प्रोडक्ट पे, और हम इसको मार्केटिंग फंक्शन पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कॉस्ट है वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। और फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस तरह की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा फंक्शंस को, टेरिटरीज या फिर प्रोडक्ट्स, मतलब लोकेशंस की बेसिस पर या प्रोडक्ट्स की बेसिस पर, जिस हमने बात की यूनिट्स की, तो इन बेसिस पर इस कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा। और ज्यादातर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बेसिस क्या रखी जाती है कि परसेंटेज बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल्स, जो एक्चुअल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में आई हैं, उन एक्चुअल सेल की बेसिस पर इन कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा, या फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट सेट की जाएगी एक्टिविटी की बेसिस पर, जिस पर इसको एलोकेट किया जाएगा। अब अगर इसकी बेसिस की बात की जाए, तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास स्टेप 2, वो इसी चीज के लिए है कि सिलेक्ट करनी है बेस फॉर एलोकेशन ऑफ फंक्शनल कॉस्ट। ये जहां पर हमने जो इनडायरेक्ट फंक्शनल कॉस्ट की बात की है, ये यहाँ पर जो तमाम फंक्शनल कॉस्ट हैं, इनको एलोकेट किस तरह से किया जाएगा इन 6 फंक्शनल कॉस्ट को, उसको हम यहाँ पर स्टेप 2 में देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिस पर इसको एलोकेट किया जाएगा। तो इस एलोकेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन ने माइंड में रखनी है वो ये है कि मार्केटिंग कॉस्ट एलोकेशन के प्रोसेस में जो बेस यूज की जाए एलोकेशन के लिए, वो फेयर और इक्विटेबल होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी मार्केटिंग कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम फुल कॉस्ट भी एलोकेट करते हैं और सम टाइम फुल मार्केटिंग कॉस्ट का कुछ पोर्शन भी एलोकेट कर सकते हैं। वो उस पर बेस करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर या फिर कंजम्पशन पर कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी मार्केटिंग कॉस्ट को एलोकेट करना है। अब ये तो हमने पैरामीटर्स देख लिए कि किन पैरामीटर्स पर मार्केटिंग कॉस्ट को एलोकेट किया जा सकता है। लेकिन अब अगर बेसिस की बात की जाए कि कौन कौन से बेस को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कॉस्ट को एलोकेट कर सकती है, तो सबसे पहली जो बेस है वो ये है कि रिसोर्स कंजम्पशन, कि एक फंक्शन ने कितनी रिसोर्स कंज्यूम की है, उस रिसोर्स के मुताबिक उस फंक्शन को कॉस्ट एलोकेट की जाए। जिस तरह से लेट सपोज यहाँ पर हमें कहा जाता है कि सेलिंग है, तो सेलिंग जो है वो ऑर्डर की बेसिस पर होगी कि जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर जो पैकिंग एंड शिपिंग है वो डायरेक्टली ऑर्डर्स की बेसिस पर होगी। तो इसका क्या मतलब है कि इस तरह की बेस हमने इसको एलोकेट करनी है जो कि फेयर और इक्विटेबल हो, और रिसोर्स कंजम्पशन की बेसिस पर भी हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। लेट सपोज कुछ आवर्स कंज्यूम कर लिए, जिस तरह से पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग अगर लेबर ने की है तो उसने कुछ आवर्स लगा लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो बेस है वो है आउटपुट की। आउटपुट हम कहते हैं कि जिस तरह प्रोडक्शन या यूनिट्स की बेसिस पर भी हम इस कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। या फिर तीसरा सुरोगेट, जिसे हम कहेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, किस चीज का, रिसोर्स कंजम्पशन का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब किसी सब टाइटल के थ्रू भी हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर सेलिंग एक्सपेंस की बात की जाए, तो सेलिंग डायरेक्टली किसको एट्रीब्यूटेबल होती है, ग्रॉस सेल्स को, कि हमने जो सेलिंग के लिए एक बेस मुकर्रर कर ली वो है ग्रॉस सेल्स, की ग्रॉस सेल्स की बेसिस पर अब ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिंग की जो मार्केटिंग कॉस्ट है उसको एलोकेट करेगी उसके फंक्शन को। नेक्स्ट हम कह देते हैं कि लेट सपोज एडवर्टाइजिंग की अगर जो कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्ट सोल्ड की बेसिस पर करेंगे, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जितना एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया है उसकी वजह से करके कितनी प्रोडक्ट सेल की गई है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सेल आई, इसको हमने देख लिया कि ये क्या है, आउटपुट की बेसिस पर आई। प्रोडक्ट सोल्ड जो है वो भी आउटपुट की बेसिस पर है।
ऐसे ही लेट सपोज कि अगर जनरल अकाउंटिंग को लिया जाए तो जनरल अकाउंटिंग को हम नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स की बेसिस पर भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो जनरल अकाउंटिंग है ये स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड है, अदर फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पर भी अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है या ट्रांजेक्शन्स की बेसिस पर भी अकाउंटिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये तो हमने चंद एग्जांपल्स देख ली कि किस किस बेसिस पर एलोकेट किया जा सकता है। अब स्टेप 4 में क्या करना है कि ये जो ऊपर हमने फंक्शनल कॉस्ट देखी हैं, ये जो 6 तरह की हैं, इनको अब हमने क्या करना है, इनकी पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमें पता भी चल गया कि कॉस्ट क्या है और सेकेंड स्टेप में हमने उनके लिए बेसिस भी देख ली। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अब कि थर्ड स्टेप में वो बेस जिसको एलोकेट किया गया है उसकी बेसिस पर फंक्शनल यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे कि स्टेप 1 में जो हमने टोटल फंक्शनल कॉस्ट देखी थी उस फंक्शनल कॉस्ट को हमने डिवाइड कर देना है जो स्टेप 2 में हमने बेस सिलेक्ट की थी उस बेस के साथ। तो जिस तरह से यहाँ पर लेट सपोज कि हम अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है वो है 100,000 रुपीज का और उसकी बेस हमने यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में सिलेक्ट की है, लेट सपोज वो की है प्रोडक्ट्स सोल्ड। तो हम कह देते हैं कि जो 1000 प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हुई हैं इस एडवर्टीजमेंट की बेसिस पर, 1000 प्रोडक्ट्स सेल की गई हैं। तो अब हमने टोटल कॉस्ट भी लिख ली फंक्शन की और बेस भी हमने सिलेक्ट कर ली। अब क्या होगा कि हम इसको डिवाइड कर देंगे बेस सिलेक्टेड के साथ, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगी। अब ये जो 100 आई है ये पर प्रोडक्ट सोल्ड आई है, ये पर यूनिट आ गई है, पर यूनिट ऑफ सेल आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फंक्शनल कॉस्ट है और फंक्शनल यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 पर यूनिट। ये फंक्शनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की, जब हमने इसको कन्वर्ट किया पर यूनिट में तो ये 100 रुपीज पर यूनिट की पर यूनिट फंक्शनल कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब इस फंक्शनल कॉस्ट में भी कुछ कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल होती है और कुछ कॉस्ट हमारे पास फिक्स होती है। जिस तरह से यहाँ पर बात की जाए कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस अगर यूनिट सोल्ड पर लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये वेरिएबल है कि जितनी यूनिट सेल होंगी उतनी यूनिट्स के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। लेकिन बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इस तरह से नहीं होता, बल्कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक दफा ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सपेंस को इनकर कर लेती है और फिर अपनी बेस सिलेक्ट करके उस बेस पर उसको पर यूनिट कैलकुलेट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो जो मोस्ट वेरिएबल जो कॉस्ट हैं वो है वेयर हाउस की कॉस्ट और पैकिंग एंड शिपिंग की कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस का पता है कि जितनी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी उतनी वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और पैकिंग एंड शिपिंग का भी हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स या जितनी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी उनकी पैकिंग की कॉस्ट और उनकी शिपिंग की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये दो कॉस्ट इसमें वेरिएबल हैं और बाकी जो तमाम कॉस्ट हैं वो फिक्स कॉस्ट हैं। अब जो लास्ट और जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करेगी और फिर स्टैंडर्ड सेट करेगी फॉर मार्केटिंग फंक्शन, जो हमने 6 मार्केटिंग फंक्शंस देखे हैं उनके लिए कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए और फिर उसका कंपैरिजन करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लेक्सिबल बजट सेट किया जाएगा जिसके थ्रू स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे और फिर क्या किया जाएगा कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है या नहीं किया। और अगर कॉस्ट कंट्रोल होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसेस किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है और हमने तमाम स्टेप्स को डिटेल में जाना कि कौन कौन सा स्टेप किस किस वक्त परफॉर्म किया जाता है और उस स्टेप में क्या क्या एक्टिविटीज की जाती हैं।